सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक बार फिर से वो दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आलाकमान से लगातार चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और आज फिर से चर्चा होने के पूरे संकेत हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली से कैबिनेट विस्तार पर मोहर के बाद कल मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो ज्यादा इंतजार नहीं, बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मोहन के मंत्री कौन होंगे ये पता चल जाएगा, क्योंकि लगातार मुलाकातों का दौर बीते दिन हमने देखा, जहां कई बार मुलाकात करते हुए नजर आए मोहन यादव। अमित शाह से भी वो मिले थे, जेपी नड्डा से भी वो मिले थे, हालांकि प्रधानमंत्री से भी वो मिले थे। उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे, पहली बार मतलब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे मोहन यादव। यानी कि चर्चा हो चुकी है और कभी भी मंत्रिमंडल की लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। थोड़ा और इंतजार करना होगा, आज और कल का इंतजार संभव है करना होगा और जल्द जो है नाम सामने होंगे। आखिर मोहन की टीम में कौन कौन होगा, कौन कौन से दिग्गजों को जगह मिलेगी, कौन कौन सा नया चेहरा रहेगा, ये सभी देखने वाली बात होगी। कई सारे नाम भी चल रहे हैं, प्रदीप लारिया हैं, रायवाली से विधायक, ये भी आगे चल रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रीति पाठक हैं जो कि सीधी से विधायक हैं, सांसद रह चुकी हैं। कृष्णा गौर हैं, गोविंदपुरा से विधायक हैं, ये भी जो है इनका नाम भी आगे चल रहा है। तुलसी सिलावट हैं, साबिर से विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। हरिशंकर हैं, विष्णु खत्री हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लंबे वक्त से जो इंतजार कर रहे थे कि हाँ हमें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। हो सकता है इन सभी के नामों पर मुहर लग चुकी हो और सिर्फ अब पेच फंसा हो तो दिग्गजों के नाम पर कि आखिर किसे कौन सा विभाग दिया जाए, किसे कौन सा मंत्री बनाया जाए। तो सभी पहलुओं पर अभी भी चर्चा चल रही है। हालांकि कयास ये भी है कि नामों पर मुहर लग चुकी है, बस नाम आना बाकी है। तो अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर आज कल में कब तक नाम आते हैं। कहा यही जा रहा है कि कल तक जो है नाम सामने आ जाएंगे। आखिर मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, मोहन कैबिनेट में कौन कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिग्गजों को लेकर जो पेच फंसा है वो यही अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द वो पेच हट जाएगा और फैसला इस पर ले लिया जाएगा। तो दिल्ली ये बैठक बेहद खास, लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं मोहन यादव। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मुलाकात है इसके बाद नाम आते हैं सामने या नहीं। प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, मंत्रिमंडल को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कई मुलाकातों के दौर हमने राजधानी में देखे, लेकिन इंतजार है कि कब ऐलान किया जाएगा। अभी वहां क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए अब हलचल जो कुछ है वो दिल्ली में है। हालांकि यहाँ जो सूत्र बता रहे हैं कि अब आखिरी मोहर लगनी बाकी है और ये आखिरी मोहर बीएल संतोष जो महामंत्री हैं बीजेपी के, इसके अलावा जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात होनी बाकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात कर चुके थे, लेकिन कुछ सामंजस्य जरूर बचा था। कुछ ऐसे नेताओं पर जिन पर पेच फंसा था, क्योंकि एक कोलैबोरेशन बनाना, एक संतुलन बनाने की दरकार होगी। उसमें कुछ संगठन के नाम भी आपको नजर आ सकते हैं जो संगठन से लंबे समय जुड़े रहे हैं, अब जाकर विधायक बने हैं, वो आपको कुछ चेहरे दिखेंगे। इसके अलावा संघ से जुड़े चेहरे आपको मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो वरिष्ठ थे जिनको लेकर पेच फंसा हुआ था, कहा जा रहा था कि ये लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, अब इन्हें आगे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर जरूर मंथन चल रहा था। शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली की दौड़ लगाते रहे, उन्हें बुलाया गया था। तो उनके जो कुछ समर्थक रहे हैं, काफी सीनियर रहे हैं, उनको लेकर संभव है कि पेंच जरूर फंसा हो। ऐसे कई नाम हैं, नाम का जिक्र करें तो में भूपेंद्र सिंह जैसे नाम हैं, कई और नाम हैं। सिंधिया ने चूंकि 5-6 नाम आगे बढ़ाए थे, 5 मंत्री चाहते थे वो कि उनके 5 समर्थकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन कहा जा रहा था कि केवल 2 पर हरी झंडी मिली है। ऐसे कुछ नाम है जो पेंच फंसा हुआ था अभी, लेकिन आज माननीय कि हो सकता है कि आखिरी मोहर बीएल संतोष, जो कि इस सूत्र का काम करते हैं बीजेपी संगठन और सरकार के जो संघ के बीच और बीजेपी पार्टी के बीच, जो बीच सूत्र का काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद है और उनसे ये चर्चा
अब मानिए कि आखिरी दौर की चर्चा है। और हालांकि इतना इजी बिल्कुल नहीं था मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ के नजरिए से, चूंकि छत्तीसगढ़ में 5 साल बीजेपी की सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश में लगातार सरकार रही है, लगातार मंत्री रहे हैं, लगातार कद्दावर होते चले गए नेता, तो अब उन्हें एकदम दरकिनार करना बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए ये लंबा मंथन चलेगा। आसान नहीं है। हालांकि सोचा जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, फैसला देखना होगा कि आखिर किस तरह से लिया गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने कई प्रदेश प्रभारियों को बदल दिया। मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला की छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह अब जितेंद्र सिंह को प्रभारी बना दिया गया। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ को अब तक एमपी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये बड़े बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। आलाकमान भी ये सोच रहा है कि अब जिम्मेदारियां जो हैं बदली जाएं, किसी और के कंधों पर दी जाएं, और ऐसा ही कुछ फैसला लिया गया है। आपको ये भी बताएं कि बड़े बड़े बदलाव जो है कांग्रेस में कल किए गए हैं। चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें, यूपी का उन्हें जिम्मा दिया गया था, वो भी उनसे ले लिया गया। एमपी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बदलाव किए गए। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, हर कहीं बदलाव करने की तैयारी में है कांग्रेस, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 24 नजदीक है, लोकसभा नजदीक है, तो उसे देखते हुए रणनीति तैयार जो है अब कांग्रेस कर रही है। किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है साफ तौर से कांग्रेस को। और अब फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी जो है कांग्रेस के लिए हो गया है। और ये करारी हार जो मध्य प्रदेश में मिली है, इसके बाद तो ये तो होना ही था। पहले जीतू पटवारी और फिर अलग अलग पदों पर और भी नियुक्तियां, तो ये संकेत देता है कि अब पूरे बदलने के मूड में जो कांग्रेस है। तो अब रणदीप सुरजेवाला की यहां से छुट्टी कर दी गई, उनकी जगह जितेंद्र सिंह को प्रभारी बना दिया गया। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ को अब तक एमपी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये भी बड़े संकेत है कि आखिर क्यों जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रशांत, बड़ा फेरबदल हम देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर, मतलब साफ तौर से ये दर्शाता है, चूंकि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बाकी राज्यों में भी जिस तरह से बदलाव कांग्रेस कर रही है, इसी मूड में है कि किसी भी तरह का रिस्क ना लिया जाए। सुपड़ा पहले ही साफ होता हुआ दिख रहा है, और अगर साफ हो गया तो क्या होगा आगे, अस्तित्व बचेगा या नहीं, तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस फैसला ले रही है। बिल्कुल, अगर एक लाइन में हम कहें तो कांग्रेस ने बीजेपी से सबक ले लिया है। 3 राज्यों में जिस अंदाज में बीजेपी ने तब्दीली की, वो बताता है कि आपको अगर पार्टी में बदलाव करना है तो आपको ऐसे फैसले लेने होंगे जो हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद स्वीकार्य ना हो, लेकिन पार्टी में आपको ड्रास्टिक चेंज करने के लिए करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो भंवर सिंह राजस्थान से आते हैं, बेहद गंभीर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहे, सह प्रभारी थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, बैक में जाएं, दरअसल इतने कद्दावर नेता थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, कि जो भी प्रभारी आता था उनके आभा मंडल के नीचे दब जाता था। कमलनाथ, संजय गांधी, इंदिरा गांधी के साथ काम करने वाले नेता, दिग्विजय सिंह भी उस पोजीशन पे रहे हैं जहां ये सारे नेता, चाहे जयप्रकाश अग्रवाल जैसे नेता आए, उन्हें भी कई बार ये स्थिति रही कि उनकी बात को, उनके सुझाव को दरकिनार कर दिया जाता रहा। कानू गोलू की एक टीम आई थी, ये भी कहा गया कि उनके सुझाव को भी जो टॉप लीडरशिप थी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, दरकिनार करते रहे, अपने मन से फैसले लेते रहे। नतीजा आपके सामने है। अब लेकिन ये बदलाव आपने लीडरशिप में देखा। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बनाए गए। जीतू पटवारी जो बेहद ऊर्जावान नेता, उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा गया है। और उसी जी सवाल यहाँ पर यह भी प्रशांत उठता है कि लगातार इतने महीनों में 15-16 महीनों की अगर हम बात करें, 3 बार प्रभारी बदल देना, आखिर ये क्या दर्शाता है, किस तरह के संकेत देता है? और बड़े बड़े बदलाव करने के बाद भी कमलनाथ को कहीं जगह ना देना या दिग्विजय को कहीं जगह ना देना, ये भी किस बात के संकेत देता है, ये भी समझाइए। बिल्कुल, एक और राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाई थी, कुछ और कमेटियां बनाई हैं, प्रभारी बनाए हैं, उसमें भी दिग्विजय कमलनाथ को जगह नहीं मिली है। ये बताता है कि अगर आप नेतृत्व की नहीं सुनेंगे तो आपको नेतृत्व तवज्जो नहीं देगा। और अब आप
अगली पीढ़ी के लिए स्पेस छोड़िए, ये एक स्पष्ट लाइन दे दी गई है। केवल अगर हम मध्य प्रदेश से बाहर निकलें तो अब तमाम युवाओं को धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब इसके अलावा हम कहें कर्नाटक में जो एक और युवा चेहरा सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे दी गई, यहां पर भंवर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई। ये थोड़ा सा आप जो कह रहे थे कि 3-4 प्रभारी बदल दिए गए, यही एक बड़ी वजह है जो अब ये बदलाव आपको नजर आ रहा है। मैं वही बताने की कोशिश भी कर रहा था कि एक के बाद एक प्रभारी बदलते गए। प्रभारियों की जब नहीं सुनी गई, उन्हें लगा कि भाई बात नहीं सुनी जा रही, उन्होंने आला कमान के सामने बात रखी, तब फिर आपको नया प्रभारी मिल गया, फिर अगली बार नया प्रभारी मिल गया। और अगर हम 5 साल में बात करें तो कुल 5 बिल्कुल, और इस तरह के कई बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। प्रशांत, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा की 2 दिन से चली बैठक शनिवार शाम खत्म हो गई। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं की यह पहली बड़ी बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शुरू हुई मीटिंग में शामिल हुए थे। तो समापन पत्र गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ समाप्त हुआ और 2024 की रणनीति को लेकर यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है, अहम मानी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रमों और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर चर्चा हुई इस बैठक में। साथ ही साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बड़ा मंथन हुआ है। बीजेपी ने अपने नेताओं से कहा है कि सभी लोकसभा सीटें महत्व रखती हैं। ये नहीं सोचना है कि उत्तर प्रदेश या कोई दूसरा राज्य साउथ में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन की क्षतिपूर्ति कर देगा। कमजोर शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 2024 में पार्टी को न सिर्फ 2019 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ना है, बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि बीजेपी खुद भविष्य में उस रिकॉर्ड को तोड़ ना पाए। तो ये 2019 और तमाम जो चुनाव बीते समय में हो चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है, ये मंत्र दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो यूपीए सरकार में काम हुआ और जो एनडीए सरकार में काम हुआ है उसके अंतर को जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर युवाओं के बीच ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सरकार में क्या कामकाज हुए हैं, बीजेपी की योजनाओं ने कितना लाभ किससे पहुंचाया है, किस वर्ग के लिए हमने क्या लाया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और साथ ही दक्षिण को भी उन्होंने इस पूरी लिस्ट में और बातचीत में रखा कि दक्षिण पे भी फोकस रहना जरूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और भोपाल की हम बात कर लेते हैं। आईपीएस को आवंटित किए गए हैं संभाग। बता दें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को आवंटित कर दिए गए हैं संभाग। आईपीएस विजय कटारिया को भोपाल संभाग दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आईपीएस आलोक रंजन को नर्मदापुरम संभाग दिया गया है। आईपीएस प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को ग्वालियर संभाग दिया गया है। आईपीएस योगेश मुदगल को शहडोल संभाग दिया गया है और आईपीएस प्रवीण श्रीवास्तव को चंबल संभाग, आईपीएस अनिल कुमार को रीवा संभाग, आईपीएस संजीव शमी को सागर संभाग दिया गया है और आईपीएस चंचल शेखर को जबलपुर संभाग दिया गया है। इसी तरह आईपीएस जयदीप प्रसाद को इंदौर संभाग और आईपीएस योगेश देशमुख को उज्जैन का संभाग मिला है। तो आईपीएस अधिकारियों को संभाग आवंटित किए गए हैं। कुछ प्रशासनिक सर्जरी भी बीते दिनों देखने को मिले थे और अब जो संभाग हैं वो भी मिल चुके हैं। खबर अनूपपुर से है, जहां 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज ने आदिवासी नेता को जूता पहनाया है। दरअसल अनूपपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रामदास पुरी ने वर्ष 2017 से 18 में भाजपा की सरकार बनने तक जूते चप्पल नहीं पहनने का संकल्प लिया था। सरकार बनी तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से रामदास पुरी को जूते पहनाए और अब ये वीडियो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है, वायरल हो रहा है। हालांकि इसी तरह जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में अक्सर जाया करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी छवि संवेदनशीलता जो है दिखाती है और यही जो है अपना बनाती है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था और गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों में 6 साल लगभग नंगे पैर रहे। उनका संकल्प पूरा हो गया। 18 में सरकार नहीं बनी थी,
19 में बनी तब भी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक बार फिर सरकार बने तब पहनूंगा। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया। और कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। भोपाल में 2 नए केस मिले हैं। 26 लोगों का टेस्ट हुआ था, इसमें 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना के फिलहाल कुल 3 एक्टिव केस आ गए हैं। तो कोरोना के केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई मरीज भी पॉजिटिव निकल रहे हैं, सतर्कता और सावधानी की बात की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच एक बैठक भी हुई थी, जिसमें दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस को जन जन तक पहुंचाएं और फिर एक बार फिर से जनता को कहिए कि तमाम गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल का पालन करें। तो नए वेरिएंट ने दस्तक दी है और कहीं ना कहीं अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं अलग अलग जगह पर, और कुछ मौत भी हुई है। और लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। लोगों में भी कहीं ना कहीं भय है। हालांकि डॉक्टर्स द्वारा साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, इतना खतरनाक ये वायरस नहीं है। प्रिकॉशंस लेने होंगे, जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना होगा। और अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क आपको लगाना होगा और जो गाइडलाइंस है उनका फॉलो करना होगा। तो भोपाल में कोरोना के नए 2 केस आए हैं और अब तक 3 एक्टिव केस हैं भोपाल में। फिलहाल जो है इनका इलाज जारी है। प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़े लगातार। प्रशांत, कोरोना के केसेस अब सामने आने लगे हैं और कहा भी यही जा रहा है कि जो गाइडलाइंस हम पहले फॉलो करते थे कोविड के समय, उन्हें वापस से फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दरअसल जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तब सबसे पहले जबलपुर में पहला मामला सामने आया था और इस बार भी पहला मामला जबलपुर में ही सामने आया है। हालांकि वेरिएंट बदल गया, JN.1 जो नया वेरिएंट है कोरोना का, अब ये कितना खतरनाक है ये वक्त के साथ हमें पता चलेगा। लेकिन जैसा कि जिक्र भी आप कर रही थी, कुछ मौतें भी हुई हैं इसमें। लेकिन भोपाल का अगर जिक्र करें तो 22 तारीख को करीब 12 मामलों का टेस्ट हुआ था, 12 संदिग्धों का, उनमें से 1 पॉजिटिव आया था और अभी 26 लोगों का टेस्ट हुआ, जिनमें 2 पॉजिटिव आए। कुल 3 लोग हो चुके हैं और अब जो नई रिपोर्ट आएगी हो सकता है कि आंकड़ा और बढ़े, धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ता है। इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। अभी स्पष्ट ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना होगा, लेकिन एहतियातन लोग पब्लिक प्लेस में अब धीरे धीरे मास्क लगाना जरूर शुरू कर रहे हैं। हमने भोपाल का जायजा लिया था तो कुछ हॉस्पिटल्स में अब व्यवस्थाएं भी हो गई हैं, टेस्ट भी शुरू किए गए हैं, RT-PCR टेस्ट लोगों का शुरू हो गया है। हालांकि ये दायरा धीरे धीरे जो दूसरे अस्पताल हैं वो बढ़ाया जाएगा। जो सरकारी अस्पताल हैं, JP अस्पताल या मीडिया अस्पताल, इनमें लगभग व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं, या हम कहें कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। जो अभी 2 पॉजिटिव आए हैं, इन दोनों की जो ट्रैक हिस्ट्री है, ट्रेवल से लौटे हैं, ये कहीं बाहर से लौटे हैं और जब इनको संदिग्ध पाया गया, इनका टेस्ट हुआ तो ये पॉजिटिव आए। इनमें एक 53 साल का शख्स है, एक करीब 22 से 23 साल का शख्स बताया जा रहा है। लेकिन एहतियात वाकई जरूरी है अंशिका, चूंकि इसी अंदाज में मामले बढ़ते हैं। अगर हम पिछली 2 जो बड़ी लहर हमने देखी हैं जो बेहद खतरनाक रही, 1 मामला, 2 मामला और उसके बाद धीरे धीरे ये मामले बढ़ते चले गए। हालांकि और इस तरह के महामारी को समझने में भी वक्त लगता है, तो इसलिए बेहतर है कि सावधानियों का पालन किया जाए और किसी भी महामारी से बचा जाए। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात विदिशा की हम कर लेते हैं, जहां पर कॉन्वेंट स्कूल पर पिटाई मामले में केस दर्ज हुआ है। दरअसल बाल दिवस कार्यक्रम में कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए और इससे लेकर छात्रों की पिटाई हुई थी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक स्कूल से सामने आया है और इस स्कूल में जैसे ही छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए, वैसे ही मामला गर्मा गया। विदिशा का ये स्कूल न केवल विवादों में है, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि बाल दिवस के मौके पर कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। बस इस बात को लेकर छात्रों की पिटाई कर दी गई थी। हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया और बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की। शिकायत को लेकर आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने स्कूल में जांच की और पीड़ित बच्चों के बयान लिए। आरोप सही पाए जाने पर केस दर्ज हो गया है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान
बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया। इस पर बच्चों की पिटाई की गई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, ह्यूमिलेशन किया गया। हमने इस बारे में जांच करने के लिए यहाँ स्थानीय प्रशासन को लिखा था। स्थानीय प्रशासन की जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई। मीनवाइल हमको ये पता चला कि एक जांच टीम यहाँ पर आई थी। हमको यहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बारे में शिकायत भेजी थी कि एक जांच टीम यहाँ पर आई और बिना जांच किए वापस चली गई। स्कूल के प्रबंधन और प्रिंसिपल अब मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। उधर शहर में भी इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है। और खबर रीवा से है, जहां के गुड़ थाना क्षेत्र में एक युवक की सरेराह लाठी डंडों से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर युवक की जान बचाई, जबकि मारपीट कर रहे युवक हाथ में डंडा लिए युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वीडियो रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महसाव स्टैंड के पास का बताया जा रहा है, जहां एक युवक के साथ दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। मारपीट की क्या वजह है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।